आओ सब आओ, आओ सब गाओ, आओ सब आओ, हे आओ सब गाओ, हे आओ सब आओ, आओ सब गाओ, आओ सब आओ, आओ सब गाओ। इंसान बदले वक्त का भैया, इंसान बदले वक्त का भैया, एक साथ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ ओर हो जियारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ ओर हो जियारा। आलोकित हो ज्योति प्रेम की, मिट जाए सब अंधियारा। मस्जिद में हो फिर शंकरा, मंदिर में जय मुल्ला आज़ाद। मस्जिद में हो फिर शंकरा, मंदिर में जय मुल्ला आज़ाद। गुरु आए बाइबल का पाठ, जीसस का घर बने गुरु ग्रंथ साहब। धर्म जाति के झगड़े छूटे, धर्म जाति के झगड़े छूटे, ना फिर ये इंसाफ लूटे। भेद न हो नर नारी का, अपने न अपनों से रूठे। सब मानव बंधु मिलकर, सब मानव बंधु मिलकर कुछ ऐसा दीप जलाओ। आओ सब आओ, आओ सब गाओ, आओ सब गाओ, आओ सब गाओ। इंसान बदले वक्त का भैया, इंसान बदले वक्त का भैया, एक साथ दोहराओ। आओ सब आओ, आओ सब गाओ, आओ सब गाओ। पतलून से निकले नहीं और चले हैं आंदोलन करने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मजबूत। ओ आई सी, तो तू ऐसा नहीं मानेगा। ले जा इन्हें और 15 बेत लगा, वो अपने आप ठिकाने में आ जाए। तेरा घर कहाँ है और बाप का नाम और तेरा नाम? आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। तूने हिंद का है, ये हिंद पर मरेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। तूने हिंद का है, ये हिंद पर मरेगा। दुश्मन की गोलियों का
अंग्रेज मुझे घर में घुस के मारते थे तो मैं तो उनकी हर किसी का अपनी भावना और भावुकता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। एक बात पे चाटा मारोगे, दूसरा आगे करेंगे, भूल जाओ। जरूरी नहीं कि जो रास्ता हमें गलत लगे वो सही ना हो। नरेट करना है। 1857 की क्रांति क्या थी? भारतीयों की 1857 की क्रांति क्या थी? भारतीयों की भावुकता की एक जीती जागती तस्वीर, जो इस सीमा तक बढ़ी कि लोगों ने अपना तन, मन और धन सब कुछ देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग कर दिया, और इस प्रकार वे आने वाले समाज और दुनिया के लिए एक आदर्श बन गए। निस्वार्थ भावना से अपने प्राणों का त्याग करके वे अमर द्वैत बन गए, ताकि दूसरे भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। और पंडित चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा का स्रोत भी वो ही अमर शहीद थे। आजाद ये अच्छी तरह जानते थे कि उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। गरीबी में जीवन यापन कर रहे पिता सीताराम और मां जगरानी देवी दोनों अब बुजुर्ग हो चुके, और उनके इकलौते बेटे आजाद के अलावा इस दुनिया में कोई और ना था। मगर फिर भी आजाद न कभी रुके, ना टूटे और ना ही झुके। एक बार आजाद के किसी पारिवारिक परिचित ने आजाद से कहा, चंद्रशेखर, गांव में तुम्हारे माँ और बाबूजी अकेले हैं। जीवन के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। संभव हो तो एक बार चले जाओ, या चंदे के पैसे में से कुछ घर भिजवा देते। मगर आजाद की चिंता मां से ज्यादा भारत मां की थी। उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए उस व्यक्ति को देखा और कहा, मेरे अकेले के माँ बाप तो है नहीं, बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आजादी के सपने की राह में आते हैं और आप सचमुच उनकी सेवा करना चाहते हैं तो लो, मेरे पिस्तौल ले जाओ और उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। जिसके लिए देश की आजादी सब कुछ हो, भला वो भावनाओं में कहां रहता? आजाद उठने वालों में से नहीं, वरन चलने वालों में से। वो अच्छी तरह जानते थे कि देश की आजादी के लिए तन मन के साथ की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने वीर साथी राजेंद्र लाहिड़ी, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मनमंथ नाथ गुप्त और मुकुंदी लाल के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को गुलाम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया, जिसका नाम था काकोरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी ओ सरफरोशी ओ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, वक्त आने
सजा सुनाई। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर वीर शिरोमणि जिन्हें अभियुक्त कहना दे भक्ति का अपमान होगा, महज 22-23 वर्ष की आयु थे। खींच कर लाई है सबको खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का जमघट लगा, आशिकों का जमघट लगा, आज कूचाए का दिल में है। स्थान पर चिंगारियां फैल गई। इनमें लाहौर में सुखदेव की गुप्त समिति, बेतिया में फणींद्रनाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल और पंजाब में भगत सिंह की नौजवान सभा मुख्य थी। और इन सभी संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा के जन्म लेने का कारण बना था काकोरी से पहले और जलियांवाला बाग के बाद उपजा गांधी जी का अहिंसावादी असहयोग आंदोलन। हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम लोगों को समझा पाऊंगा। अहिंसा से शुरू हुआ हमारा असहयोग आंदोलन अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर देगा, मगर उससे पहले ही चोरी चोरा पुलिस थाने में आग लगाकर आपने मेरे सिद्धांतों की हत्या की है। इसलिए मैं दुखी हूँ और अपना आंदोलन बंद कर रहा हूँ। आपके सिद्धांत और आपका दुख और हमारा क्या? चोरी चोरा के पुलिस वालों का मरना तो आपको याद है, लेकिन उन मासूमों का क्या जो उनकी गोलियों से खून किए गए थे? 14 साल की मासूम उम्र में अपने साथियों के साथ स्कूल छोड़ आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने इस बच्चे को कोड़ों से पीटा, जिसके सबूत आज भी मेरी पीठ पर है। सबको का छोड़िए जनाब, लेकिन उन मासूम बाबुओं का क्या जो आपको देखकर बड़ी हुई थी? भूल गए आप 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन जब वाहेगुरु जी की नगरी अमृतसर का जलियांवाला बाग मासूमों के खून से लाल कर दिया गया था। गांधी जी आप भूल सकते हैं क्योंकि आप बापू हैं, मगर हम नहीं। हर क्रिया के बाद की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, और अब आपने हमारे लिए बस यही एक रास्ता छोड़ा है। न भूले न भूलेंगे, न भूले न भूलेंगे, न भूले न भूलेंगे। जमीन जो बुलान थी, खून से सही हर एक जिंदा लाश थी। न भूले न भूलेंगे, न भूले न भूलेंगे, न भूले न भूलेंगे। जमीन जो बुलान थी, खून से सली हर एक जिंदा लाश थी। कांपते हुए बूढ़े हाथों में, झुरझुरे लिए सर्द रातों में, लोथड़े हो गए बासों में। पिशाच को फिर भी खून की तलाश थी। न भूले न भूलेंगे, न भूले न भूलेंगे, न भूले न भूलेंगे, न भूलेंगे, न भूले 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 न भूलेंगे,
संस्थाएं स्वतंत्र रूप में ना होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में विलय करें और हम सबका उद्देश्य होगा हिंदुस्तान की आजादी जिसे हर कीमत पर पाना ही होगा। बिल्कुल। गणमान्य सदस्यों की सहमति से श्री कुंदन लाल जी को केंद्रीय कार्यालय का अध्यक्ष और श्री चंद्रशेखर आजाद को सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। और हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से प्रधान कार्यालय झांसी में रहेगा। अब किसी और को कुछ कहना है तो कह सकता है। हाँ, कहिए। पवित्र मना दे। सभी क्रांतिकारियों का एक दल होने से दल में नई जान पड़ गई। हर व्यक्ति आजादी की लड़ाई में जी जान से कूद जाना चाहता। तो भला ऐसे में जनशक्ति और साहस के प्रति पंजाब के श्री लाला लाजपत राय से कैसे अछूते रहते। 20 अक्टूबर 1928 लाहौर में कॉलेज के नव युवक दुकानदार और हजारों सरकारी कर्मचारी लाला लाजपत राय के पीछे चल रहे, जिनका एक स्वर में नारा था, साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! उस सिंह की स्वर की गर्जना में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि वृद्ध नर नारी भी उसका अनुसरण करने के लिए विवश हो जाते। आज ही के दिन इंग्लैंड से साइमन कमीशन इंडिया आने वाला था, जिसमें 7 सदस्य थे, जो इस बात का आदेश दिया गया था कि वो ये देखे कि भारत, मेरा भारत, हमारा भारत स्वराज्य के योग्य है या नहीं। ये कमीशन हम भारतीयों के उबलते खून के तूफान को कम करने का एक प्रयास है, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे। हमारी मातृभूमि के स्वराज्य की योग्यता कोई विदेशी आके कि भारत स्वराज्य के योग्य है या नहीं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे हर कीमत पर हासिल करेंगे। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत का लाडला जनता के यथाह समुद्र के आगे हिमालय की सी गरिमा लिए चल रहा। माल रोड पहुंचकर जुलूस ठहर गया और साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाने लगा कि एकाएक स्कॉट ने जुलूस के अग्रभाग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लाठी चार्ज! साइमन कमीशन! भीड़ में भगदड़ मच गई। कई कुचले गए तो कई यथे यूं ही मारे गए। वो लाला जी को कुचलना चाहते, मगर लाला जी को कुचलना आसान बात नहीं थी, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए उपजे उन विचारों को कुचलना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। साइमन कमीशन! अगर सरकार की यही दमन नीति चलती रही तो भारत के नौजवानों को अहिंसा के सूत्र में बांधना मुश्किल हो जाएगा। और जब वो दिन आएगा तो मेरी आत्मा स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद देगी और हर संभव उपाय से स्वाधीनता प्राप्त करने में उनकी मदद करेगी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, आखिरी कील साबित होगी। साइमन कमीशन! देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। 20 अक्टूबर 1928 लाहौर में कॉलेज के नव युवक दुकानदार और हजारों सरकारी कर्मचारी लाला लाजपत राय के पीछे चल रहे, जिनका एक स्वर में नारा था, और जुल्म ढाएगा।
लाल हुई ये खून से ज़मीं, लाल हुई ये खून से ज़मीं, ये खून ही अब रंग लाएगा। देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। देखेंगे 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 देखेंगे। मौन हुआ है आज शहर, मौन हुआ है आज शहर। तूने जो ढाया है इस पे कहर, तूने जो ढाया है इस पे कहर। कल होंगे बहरे भी कान तेरे, कल होंगे बहरे भी कान तेरे। जब चुप इंसान चिल्लाएगा। देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। देखेंगे देखेंगे यही उनकी अंतिम दहाड़ थी। जीवन भर में स्वाधीनता के पौधे को अपनी आत्मसत्ता ऐश्वर्य का फूल लेके और अंत में बेटी के कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ रखकर चले गए। दादाजी, बहुत याद आते हैं। दादाजी हमारे आदर्श थे। वो अपनी ओजस्वी वाणी से नबीबुकों के खून में वो बाल ला देते थे जो कि जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति का संचार करता था। हमने अपना आदर्श खोया है। अंग्रेजों ने दादाजी नहीं, हमारे आदर्श की है। भगवती भाई, हमें रोना नहीं है। लाला जी के खून का बदला हम रोकर नहीं, इन साले अंग्रेजों को रुला कर लेंगे। हाँ, निश्चय ही इस कोर्ट को मारने पर ही हमारे लाला जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लाला जी के हत्यारे को मारकर ही हम लाला जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। आप क्या कहते हैं पंडित जी? खून का बदला खून, कोर्ट को मरना ही होगा। वो लाला जी को मार सकते हैं मगर उनके विचारों को नहीं। और अब वक्त आ गया है जब संपूर्ण हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति जागृत की जाए। जय गोपाल जी। पंडित जी, पता करो कि स्कॉट को कब और कहां मारना ठीक होगा। और साथ ही हम सबको ये भी चुनना होगा कि स्कॉट को कौन गोली मारेगा। पंडित जी, मैं। तुम्हें क्यों? मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं ही उसे मारूंगा। तुमसे पहले मैं उसे मार दूंगा। अरे आप दोनों जरा चुप रहिए। मेरी तो याद में सुनता ही नहीं है। स्कॉट को कौन मारेगा इसका फैसला बहुमत से होगा। और बहुमत जिसे चुनेगा वो ही स्कॉट को गोली मारेगा। और वो मेरे पक्ष में कभी होगा ही नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि बहुमत का क्या निर्णय है? दादा, वो तो सहमति थी। अगर कहे दिन को रात तो सब रात कहेंगे, और कहे रात को दिन तो सब दिन मान लेंगे। मैंने सोच लिया, स्कॉट को तो मैं ही मारूंगा। और जो ना मार सका तो मरना तो पड़ेगा भगत।
स्कॉटचा बापाला पण मरावं लागेल. तो फिर ये तय रहा, भगत सिंह, राजगुरु और मैं स्कॉट को मारने जाएंगे. और साथ ही याद रहे, जो भी पकड़ा जाए वो अपने व्यवहार से जनता को प्रभावित करे और फांसी पर जाते हुए ऐसा आचरण करे कि जनता और अधिकारीगण हमारे इस कार्य को केवल जोश और पागलपन की बात न समझे. हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य हमारी तरफ मुंह बाएं ताक रहा है. समय और तिथि के अनुसार निश्चित दिन जयगोपाल को आगे भेज दिया गया. उसके पीछे इन तीनों की टुकड़ी कुछ दूर एक स्थान पर जहां इन्हें वापस लौट कर जाना, वहां एक और सशस्त्र टुकड़ी खड़ी कर दी, ताकि यदि स्कॉट को मारने के बाद पुलिस की टुकड़ी इनका पीछा करती तो उसका सामना किया जा सके और वे क्रांतिकारी अपना काम करके अपने स्थान पर वापस पहुंच सके. आता साले को अंदर जाकर ठोक कर आता. चुप कर, ज्यादा जल्दी है तो घर चला जा. तू जियाची गिऱ्याची कुत्रिया. खिड़कियां दरवाजा बंद करो. देखो कोई पीछा तो नहीं कर रहा है. पंडित जी, देखो मैंने गलत इशारा कर दिया. गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सैंडर्स हो या स्कॉट. वैसे भी दादाजी पर लाठियां तो साले उसी सैंडर्स ने चलाई थी ना. लेकिन पंडित जी, तारीफ करनी पड़ेगी राजगुरु बाबू की. क्या सटीक निशाना साधा है, और जिस बहादुरी से मैगजीन लेकर लौटे हैं, काम तो काबिल तारीफ किया है. हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, काम तो बहादुरी वाला किया. लेकिन पंडित जी, इतनी बहादुरी के बाद भी जना मुंह लटका खड़े, बात कुछ हजम नहीं हुई. अरे पंडित जी की डांट का सर है, और बिना पंडित जी के मनाए आने वाले नहीं अपने राजगुरु बाबू. राज, राज, दादा. बैठो राज. देखो राजगुरु, क्रांति में भावुकता नहीं बहादुरी दिखाई जाती. और हमने तुम्हें डांटा भी. वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं. आपकी डांट तो हमारे लिए गुरुवार. तो फिर क्या बात है? इतना सुंदर नवयुवक था सैंडर्स. अरे यार, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी. बदल दे. सुना आप लोगों ने? ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और लो राजगुरु बाबू बहुत भावुक हो रहे थे. सैंडर्स के रिश्तेदारों ने एक ही बात में जोश बढ़ दिया. भगवती भाई, सबको बोलो पीछे वाले रास्ते से जल्दी से यहाँ से निकले. अब पंडित जी आप मेरी चिंता मत करो. पुणे निकलो और हाँ, अपना कर रखना. और सुरक्षित जगह छुप जाए. लेकिन इन याद रहे, इन गोरों से डर कर चुप नहीं बैठना है. काम चालू रहा है. घर में कुछ भी नहीं है. अरे कुछ पूछ रहे हैं. वो तो पकाते ना. आपके पास कुछ पैसा है? जाके राशन लिया. एक आना भी नहीं है. तो फिर क्या, आजाद को तो भूखा न सोने देंगे. एक क्रांतिकारी भूखा सोए, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी. क्रांतिकारी आपके गाने होंगे लल्ला. हमारे लाने तो आजाद हमेशा बेटा है. तो कब माँ कभी चाहेगी कि वो बेटा भूखो सोए. अरे भाग्यवान, धीरे से बोलो, किसी ने सुन लिया तो. भाभी, ये मास्टर जी क्या चुगली कर रहे थे आपसे में? जोई की आजाद का बियाह करवा देते हैं. तुम्हारे भैया ने तो झांसी में एक लड़की भी देखी है. क्या मास्टर जी, सुबह सुबह मैं ही मिला पर. अच्छा भाभी, मैं आपको एक बात तो बताना ही.
आज मेरा मंगलवार का व्रत है, तो मेरे लिए खाना मत बना। आजाद, हाँ मास्टर जी, आपको नहीं लगता ये अंग्रेज लोग बड़े मूर्ख हैं? अंग्रेज लोग मूर्ख मतलब? मतलब आप बैठिए ना मास्टर, मैं आपको बताता हूँ इनकी मूर्खता। बेवकूफों ने 25,000 रुपए का मोटा इनाम रखा है मेरे ऊपर, वो भी जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर। अब आप ही बताइए, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया तो क्या ज्यादा दिन जेल में रख पाएंगे? सुबह सुबह पकड़े जाने की मनहूस बातें लेकर क्यों बैठ गए? अरे पकड़े जाने की नहीं मास्टर जी, पकड़वाए जाने की शुभ बात कर रहा था। क्या? मास्टर जी 25,000 रुपए इन गोरों से लूटने का एक नायाब तरीका। आप मेरी सूचना अंग्रेजों को दे दीजिए। पगला गए हो तुम? हाँ? अब मास्टर जी आप देख लेना, ये लोग ज्यादा दिन मुझे जेल में नहीं रख पाएंगे, और मैं तो वैसे भी आजाद हूँ, तो जेल से हवा की तरह आजाद हो जाऊंगा और हमें 25,000 भी मिल जाएंगे। क्या बोले लल्ला? सुनो आपने क्या बोला? आजाद, माना कि हम गरीब हैं। मास्टर जी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हमें कछु नहीं समझना लल्ला। 2 वक्त की जगह 1 वक्त खा लेंगे, मर ना जाएंगे। फिर कभी तुमने जो बात कही तो भूल जाइए अपनी भाभी को, समझो कि मर गई तुम्हारी भाभी। अरे अरे मेरी प्यारी भाभी, मेरी प्यारी माँ, चुप हो जाओ। अच्छा आज ये झाड़ू में लगा देता हूँ बस, लेकिन तुम मुझे मरने मारने की बातें ना किया करो। अरे भाभी मैं तो मजाक ही कर रहा। हम इसे मजाक भी ना किया कर लल्ला। क्या कभी कोई माँ चाहे कि वो बेटा पैसों के लिए जेल चले जाए? अच्छा भाभी गलती हो गई, तुम कहो तो मैं कान पकड़ लूं? हम तो कहते हैं फिर कान पकड़ ही दो। यह इतिहास में कान पकड़े खड़े आजाद की एक तस्वीर तो होगी। नहीं मास्टर जी नहीं, तस्वीर जब होगी तो मूंछों पर ताप देते ही होगी। मास्टर रुद्रनारायण जी ने आजाद जी की 2 तस्वीरें निकाली। एक तस्वीर मूंछों पे ताव देते और दूसरी तस्वीर उनकी धर्म पत्नी और बच्चों के साथ। आजाद ने तनाव का माहौल कब आनंद में बदल दिया पता ही न चला। उनके इसी स्वभाव की वजह से जो भी उनके संपर्क में आता बस उन्हीं का होकर रह जाता। वीर सेनानी तात्या टोपे आजाद जी के आदर्श थे। तात्या टोपे जी के जीवन का हर एक कार्यकलाप आजाद ने अपने जीवन में बखूबी उतारा, जैसे चतुर्मुखी निरीक्षण शक्ति, और इसीलिए उनकी चतुर्दर्शी दृष्टि ने क्रांतिकारियों के लिए झांसी की भूमि की उपयोगिता को परख लिया। उन्हें बहुदल की शाखाओं की सभा में भाग लेने के लिए अन्य शहरों में जाना पड़ा, किंतु कार्य समाप्त करते ही वह सीधे झांसी लौट आते। एक बार तो भगत सिंह ने उपहास में कह दिया था, यारो एक गल दसो, अपने पंडित जी झांसी झांसी रखते रहते हैं की गल है कि कोई पटोला वटोला नहीं बता रखिया। वो देखो यारो, इतिहास गवाह है कि सीता के लिए राम रावण का युद्ध हुआ, द्रौपदी ने महाभारत की नींव डाली, और पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन ने कितने निरपराधों का खून बहाया। सच बात तो यह है यारों कि स्त्री पुरुष की शक्ति को कुंठित कर देती है, क्यों है ना? ठीक और पंडित जी बात में उत्तम तो है। दादा, दादा, पंकज, यही है हमारे दादा आजाद, जिनसे मिलने की आपको इतनी उत्सुकता थी। और दादा, ये है मेरे परम मित्र पंकज, मेरे लंबे क्या यार। और दादा, पंकज साहब भी अपना जीवन दल हेतु समर्पित करने आए हैं। ठीक है, आप कल पधारें, तभी आपके बारे में फैसला लिया जाएगा कि दल आपका सहयोग स्वीकार करेगा या नहीं। जी, बहुत अच्छा। वो किसी गतिविधि पर ध्यान रखो, जाओ कुछ गड़बड़ देखो तो तुरंत सूचित करना। तुमसे कितनी बार कहा है कि किसी अपरिचित को यहाँ मत लाया करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे कान पर जू तक नहीं है। तुम जानते हो कि मैं स्वयं कभी अनुशासन के बाहर नहीं गया और ना ही किसी का जाना पसंद करता हूँ। दादा, पर पंकज माता में बस किसी दिन सबको फंसवाओगे तुम, इससे तुम्हें अभी इसी वक्त दल से निष्कासित किया जाता है। दादा, दादा, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दादा, मेरी आपसे प्रार्थना, आप जो चाहे मुझे सजा दे दे, चाहे तो 100 जूते मार ले दादा, दर्द ना निकाले, दर्द से ना
भैया, हम अनाथ भाई बहनों का जीवन अगर देश के लिए कुछ काम आ जाए तो इससे बड़ा मूल्य और क्या होगा हमारे इस छोटे से जीवन का। रश्मि, तुम सचमुच बहुत भावुक हो। पहली बात तो यह है कि पंडित जी औरतों को समूह में लेते ही नहीं। क्यों? राजगुरु बाबू बता रहे थे, वो औरतों को भेद बताना सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, कल पंडित जी स्वयं मेरी परीक्षा लेकर फैसला करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं अपनी जीत पाया तो तुम्हारा आजाद जी की मुलाकात की बात करूंगा। रश्मि सोच में पड़ गई कि काश उसे भी अवसर मिलता अपनी देशभक्ति का परिचय देने। फिर उसने सोचा कि एक बार भैया को प्रवेश मिल जाए, फिर मैं भी उन सिखों के दर्शन अवश्य करूंगी जिन्होंने अपना जीवन तक इस देश पर न्यौछावर कर रखा। ऐसी ही भावना सच्ची देशभक्ति को जन्म देती, जो पंकज के हृदय पटल पर जग चुकी। आज पंकज की परीक्षा का दिन। पंकज राजगुरु के साथ कार्यालय पहुंचे। उस समय वहां आजाद, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भाई थे। नमस्कार। बैठिए पंकज जी। और आप हमारे दल में शामिल होना चाहते हैं? जी, तमन्ना तो यही है। आगे आपकी मर्जी। राजगुरु से कब से परिचित हैं? काफी सालों से। परिवार में कौन कौन है? बस एक छोटी बहन है। पिस्तौल चलाना जानते हैं? जी हाँ। कहाँ से सीखी? राजगुरु के संपर्क में आने के बाद हृदय उमंग से भर उठा कि कुछ भी, जिस निस्वार्थ भाव से आप लोग आजादी के लिए छूट रहे हैं, मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मैं बीए पास हूं। अरे भाई, तो नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सुविधाजनक जीवन बिता सकते हैं। हाँ, नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हाँ भाई, हमारे इस पथरीले पद के राही क्यों बनते हो? जिसका फांसी का फंदा हो। बस दादा सवाल पूछ रहे था तो तू बिचोई टांग क्यों ला रहा है? तुम्हारा क्या वाटते फांसी का फंदा केवल तुम्हारे लिए बना है? आप भी तो फांसी के फंदे को जयमाला के रूप में गले में डालते हैं, फिर मुझे इज्जत क्यों? देखिए पंकज जी, आप हमारे जीवन की कठिनाइयों से भलीभांति परिचित हैं। आराम हमारे लिए हराम है। कोई भी भला आदमी हमारे जैसी जिंदगी बिताना शायद ही स्वीकार करे। आप जीवन की भयावनी तस्वीर मेरे सामने बार बार रखकर शायद मेरे मन को डामाडोल करना चाहते हैं कि तो मैं अपने इस जीवन को ओस की बूंद से अधिक महत्व नहीं देता। मेरा निश्चय दृढ़ है। अच्छा, यदि तुम्हारा विचार इतना ही दृढ़ है तो आकर शपथ लो। इस बत्ती के ऊपर हाथ रखकर तब तक वंदे मातरम बोलो जब तक मैं रुकने के लिए ना हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज से तुम हमारे दल के साथी हो। मुझे आशा है कि कितनी भी यातनाएं तुम्हें क्यों न दी जाएं, किंतु तुम आज की तरह सब कुछ शांति से सह लोगे। कभी दल के रहस्य नहीं खोलोगे। दल के प्रति तुम्हारे हृदय में हमेशा इस बत्ती की तरह प्रकाश आलोकित होता रहेगा। इस बत्ती की तरह, इस बत्ती की तरह नहीं, ये तो थोड़े समय में ही जलकर बुझ जाएगी। मेरे हृदय में मेरे देश के लिए वो अमर दीप प्रज्वलित हो उठा है जो कभी नहीं बुझेगा। वाह वाह मेरे शेर। मेरा रंग दे बसंती छोरा, 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 मेरा रंग दे 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 रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे रंग दे मेरा रंग दे रंग दे मेरा रंग दे रंग दे बसंती छोरा, मेरा
मेरा रंग दे बसंती क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ती है और आजकल तो वो सशस्त्र क्रांति 1857 में तो इतने सारे बुद्धू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जी बता दो पंडित जी। आप बताओ कि तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं उस ओजस्वी प्रतिभा को देखना चाहती थी जो अपना दिल हथेली पर रखकर चलते हैं। नहीं, काम की बात करो। पंडित जी के पास समय कम है। भैया, मैं भी आप लोगों के साथ रहकर देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्यों? भाइयों के बाहुबल पर विश्वास नहीं है क्या? है क्यों नहीं? पर यदि बहनें भी अपने भाइयों के कंधों से कंधा मिलाकर अपना योगदान राष्ट्र पर न्यौछावर करने को तत्पर हो, तो इसमें भाइयों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। भैया, मैं आपके अंतर्मन की बात समझ सकती हूँ। मैंने मनोविज्ञान में अध्ययन किया। अच्छा, तो फिर बताओ। आप यही सोच रहे हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, पुरुष जैसा पौरुष स्त्री में नहीं हो सकता? तुम ठीक कहती हो रश्मि। मैं कुछ बातों के कारण स्त्री को दल में लेना ठीक नहीं मानता। किन बातों के कारण? रश्मि, सर्वप्रथम तो ये कि स्त्री का स्वभाव कोमल होता है, वो ज्यादा देर पुलिस की आत्माएं नहीं सह सकती। और दूसरा कि हम पुरुष हैं, जहां चाहे जिस दिशा में रह सकते हैं, किंतु स्त्री के लिए ये संभव नहीं। और सबसे प्रधान कारण तो ये कि खैर छोड़ो, तुम्हें क्या लेना देना इन बातों? नहीं भैया, आप स्पष्ट कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। रश्मि, स्त्री शताब्दियों से पुरुष की कमजोरी रही और मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्त्री की वजह से हमारे दल में कोई फूट पड़े। भैया, आप ये क्यों नहीं कहते कि स्त्री पुरुष के लिए शक्तिदायिनी रही है? नारी ही महान से महान पुरुषों की जीवनदायिनी रही है। स्त्री से प्रेरणा पाकर तुलसीदास ने महाकाव्य की रचना की। कालिदास अपनी स्त्री की प्रेरणा से ही महाकवि बने। शिवाजी अपनी मां से प्रेरणा पाकर स्वाधीनता के लिए लड़े और महाराणा प्रताप के साथ उनकी पत्नी ने रूखा सूखा खाकर भूमि शयन किया। और भैया, आप जैसे महान देशभक्त की प्रेरणा भी तो आपकी जननी ही रही होगी। स्त्री पर इतना अविश्वास नहीं रखना चाहिए। और भैया, धारणाएं बनाने का अधिकार तो सबको है, मगर ये कोई नहीं समझना चाहता कि जिसके प्रति ये कुंठित मानसिकता बनाई जा रही है, क्या सच में वो इस कुंठा के योग्य है भी या नहीं? मैं समझा भैया, ये सोच या कुंठित मानसिकता जो स्त्री जाति के प्रति बनाई गई है, वो संभवतः इतिहास के चंद तथ्यों पर बनी है। तुम ठीक कहती हो बहन। मैं दल से विचार विमर्श करके पंकज को बता दूंगा। भैया, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मैं आपको विश्वास दिला दूंगी, आप कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी मुझ में ना पाएंगे।
रश्मि, तुम्हारी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी ये आंखें जो आजादी के सपने के साथ सोती और जागती हैं, इसमें तुम्हारी असाधारण शक्ति साफ दिखाई देती है। रश्मि, देश के प्रति तुम्हारे इस समर्पण को इतिहास सदियों तक याद रखे। एक बात बताइए, लड़कियों को समूह में शामिल करना गलत है ना? पंडित जी मुझसे भी हमेशा मना करते रहते हैं, लेकिन पंडित जी जनता का तो नियम था। ये औरत को समूह में नहीं लिया जाएगा, यही ना? देखो, मैंने भी खूब सोचा, समझा और विचार किया कि स्त्री के प्रति एक कुंठित मानसिकता हमने कब से पाल ली कि वो अबला है या उसका कार्य सिर्फ घर पे रहना और झाड़ू पोछा करने तक ही सीमित है। इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष सदियों से स्त्री प्रधान रहा है, जहां पुत्र के नाम के पीछे मां का नाम आता था, जैसे कौंतेय पुत्र, गंगा पुत्र, गांधारी पुत्र। और रामायण में वर्णित है कि माता कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध करने गई थी। तो फिर भारत में स्त्री कब से अबला हो? लेकिन पंडित जी आप कहते हैं कि औरत देखो, नियम और कायदे सब इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान नियम कायदों के लिए नहीं। और मेरा मानना है कि ऐसे नियम जो इंसान की प्रगति में बाधक या ऐसे नियम जो राष्ट्र की उन्नति में रुकावट बने, ऐसे नियमों में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं। हमें उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। और याद करो झांसी की उस वीरांगना को जिसने अकेले ही अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो वैसे भी ये मत भूलो कि तुम सबकी जननी माँ भी तो एक स्त्री ही है, जिसने आजादी के मत वालों को जन्म दिया। तो फिर स्त्री पुरुष से कमतर आखिर कैसे हुई? बात में दम था। अगर उस महान योद्धा के जीवन के इस पहलू को तो कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। आजाद आदर्श ख्यालों और सच चरित्र वाले इंसान थे। जीवन भर उन्होंने अपने स्वाभिमान और चरित्र को ही सर्वोपरि रखा। एक बार तो जब वो साधु के भेष में ब्रह्मचारी हरिशंकर के नाम से सतार नदी के किनारे गुप्त रूप से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, तब पास ही के गांव धिमरीपुरा की छमिया नाम की कुंवारी कन्या का दिल उन पर आ गया। स्वामी जी, स्वामी जी, आप तो आए ही नहीं। सोचा मैं ही आ जाऊं आपके लिए भोजन लेकर। क्यों आई? क्यों? डर गए? तुम हमें यहाँ रहने दोगी कि नहीं? तो मत रहो। चलो ना शंकर, दोनों भाग चलते हैं कहीं दूर। आप, मैं और हमारी एक छोटी सी दुनिया। छमिया, ये गलत है और तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए। तो क्या? आप मुझसे डरते हो या फिर कोई और डर है? खैर, मैं तो बस अपना जवाब आखिरी बार सुनने आई हूँ। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव शंकर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप मुझे कभी इनकार नहीं कर सकते ना। और वैसे भी मेरा रूप पराजय कैसे दिख सकता था? वाक्य तो पूरा सुन लिया करो। सुन लिया और कुछ नहीं सुनना। आप आगे भोजन करिए, मैंने बनाया है। छमिया, मैं गृहस्थी नहीं बचा सकता, मैंने संन्यास लिया है। शंकर, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ छमिया। आंसू पोंछ लो छमिया, जो सत्य है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। आखिर मुझ में कमी क्या है? तुम में कोई कमी नहीं। तुम्हें सुंदर से सुंदर वर मिल जाए, लेकिन तुम क्यों नहीं? क्योंकि मैं इनकार कर चुका हूँ। शंकर, फिर सोच लो। सोच चुका हूँ। मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। तुम कोई भी रास्ता अपनाने को स्वतंत्र हो। मैं गांव में जाके चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरी इज्जत लड़की, लेकिन अब कुछ भी करना पड़े, तुम्हें मेरे कदमों में झुकना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम भुगतने के लिए तैयार हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस जगह ये काम छोड़ दूं, तो मैं अभी इसी वक्त ये काम छोड़कर चला शंकर! छमिया, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना गिरता। धिक्कार है, धिक्कार। मैं कहता हूं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम्हें गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं।
मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण साधु नहीं। धन्य हो माँ, जिसने तुम जैसे महान साधु को जन्म दिया, जिसे स्त्री का रूप अधिकार है। मैं 2 दिनों से इस छमिया का पीछा कर रहा था, मगर आज जब ये नाटक चरम पर पहुंचा, मैंने खो जाऊँ। सरपंच, आपका बहुत बहुत सरपंच नहीं, भाई का भाई। इस तरह ढिमरीपुरा गांव के सरपंच का दिल जीत। सरपंच के सहयोग से आजाद जी वहां के जंगलों में गोलियां चलाने का अभ्यास करने लगे और फिर धीरे धीरे दल के सभी सदस्यों को अभ्यास और मीटिंग के लिए बुलाते रहे। अंग्रेजों की निगाह से बचे रहने के लिए ये एक सुरक्षित स्थान था, मगर आजाद जी यहाँ भी बेचैन थे और उनकी बेचैनी का कारण था काकोरी के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों की मौत का बदला। बैठ जाइए। पंडित जी बैठ जाइए। भैया आप तो आए। पहचान भी लिया? भाई को बहन ना पहचाने? रश्मि एक विशेष कार्य था। कहिए ना भैया। रश्मि, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, किंतु आज तक जिस पर भी विश्वास किया है उसने मेरा विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा। पंडित जी आप निसंकोच कहिए, रश्मि आप ही की बहन है। रश्मि, तुम तो जानती हो कि मैं काकोरी केस में भाग ले चुका हूं। जी। उस केस का सरकारी पैरोकार डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस्टर बनर्जी था, जिसकी हत्या एक बहादुर फणेंद्रनाथ ने 13 जनवरी 1928 को कर दी। और एक और है जिसका हाथ उसमें मुख्य रूप से था। वो अभी भी जीवित है? हाँ। और वो जब तक जीवित है मुझे शांति नहीं मिलेगी। भैया आप मुझे बताइए। नहीं कर, तुम्हें करने नहीं, कत्ल मैं करूं या किसी और को भेजूं। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पता करना होगा कि वो घर कब आता है। मैं उसकी हत्या घर या पुलिस स्टेशन में ही करना चाहता हूँ। घर कहाँ है उसका? इस घर से 5 और। वो तो इंस्पेक्टर गुप्ता का घर है। ठीक है भैया, पता हो जाएगा। लेकिन रश्मि एक बात और कहती, ये विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो तुम विवश नहीं हो। मैं अपने साथियों का बदला लेना चाहता हूं। वो मेरी नजरों में घूम से रहते, मुझसे बहुत प्यार करते। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह, खैर छोड़ो, मैं चलता हूं, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखो। भैया, आजाद भैया की बात सुनकर मेरा तन बदन बदले की आग में जल रहा है। ऐसे नराधम गुलाम कुत्ते को जो देशभक्ति या देशभक्ति का महत्व नहीं समझता, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रश्मि 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 तुम बहुत भावुक हो और भावनावश कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। एकाग्रचित होकर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य जब सामने ही दिख रहा हो तो विजय का आभास होते ही हर मनुष्य भावुक हो उठता है। देखो यहाँ तुम गलती कर रही हो। जब तक लक्ष्य पैरों के नीचे ना आ जाए तब तक भावुकता कभी कभी काम बिगाड़ देती है। जैसे आजकल तुम सशस्त्र क्रांति 1857 पढ़ रही हो। हाँ भैया, पढ़ते पढ़ते कभी कभी रोमांच हो उठता। महान थे वो वीर जिन्होंने देशभक्ति की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाँ, किंतु वो सफल नहीं हुए। हाँ, क्योंकि देश में अपने कुछ ऐसे भी भाई थे जिन्होंने कुत्तों की तरह दुम हिलाकर अंग्रेजों की आज्ञा मानी और उन राष्ट्रभक्तों से गद्दारी की। ये बात तो मुख्य है और पंडित जी हमेशा कहते हैं कि याद रखो, भारत जब भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया है, उसका उत्तरदायित्व घर के भेदियों पर ही पड़ा।
हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा हानि अपने ही देश के गुलाम प्रवृत्ति के लोगों ने पहुंचाई। अन्यथा बाहर से ये गोरे लुटेरे या कोई और आकर देश पर अधिकार कर लेता। और जहां तक 1857 की क्रांति की बात है, तो उसमें क्या साधन नहीं थे? सेना, रुपया, एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक और सेनापति, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह जैसे विवेकी पाठ प्रदर्शक, लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे कुशल योद्धा, और सबसे बड़ी बात, जनता भी इनकी सहायक। तो फिर विद्रोह असफल क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि विजय की भावना को उन्होंने बहुत निकट ले लिया था। यदि निश्चित तिथि से पहले विस्फोट ना हो जाता और काश की सारा हिंदुस्तान उस हवन कुंड में एक साथ समुदाय डालना आरंभ कर देता, तो अंग्रेजों को कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती थी। अब तुम इसी से अनुमान लगा सकती हो कि अंग्रेजी फौज में 2,33,000 सैनिक थे, इसमें से गोरे सिपाही कुल 45,322 थे। सच में भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। कभी कभी भावुकता कितनी गहरी चोट दे जाती। रश्मि भावुक जरूर थी, मगर बुद्धिमान भी कम ना थी। जल्द ही उसने गुप्ता की लड़की के साथ दोस्ती गांठ ली और एक दिन बातों ही बातों में पता लगा लिया कि आज रात की गाड़ी से गुप्ता अकेले कानपुर जा रहे हैं। फिर क्या था, पंकज के माध्यम से जल्द ही ये बात आजाद जी तक पहुंचा दी गई। योजना रंग लाई। चलती ट्रेन में बड़ी सावधानी के साथ आजाद जी ने गुप्ता को परलोक की यात्रा करा दी। जल्द ही पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की खबर चारों तरफ फैल गई। अगले स्टेशन पर तो पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी और आजाद ठहरे आजाद। जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना आने थे तो ना आए। कब कहाँ फरार हो गए खुद पंकज, जयदेव और राजगुरु तक नहीं पता लगा पाए। सभी कानपुर उतरे और अपने चिर परिचित स्थान पर ही रुके। 2 दिन बाद पंडित जी वहां पहुंचे और उन्होंने कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया और फिर दिल्ली से आगरा जाकर आगरा में अलग अलग टुकड़ियों में सभी पहुंच गए। दल के आगरा जाने का उद्देश्य था जोगेश चंद्र चैटर्जी की आजादी। हमें क्रांति के मकसद को सफल बनाने के लिए और जेल से अपने साथियों को छुड़ाने के लिए अधिक से अधिक बम और हथियार तैयार करने होंगे। भगवती भाई, वो बम का क्या? बम करीब करीब तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। लेकिन पंडित जी, मेरा एक सवाल, हम किसे अपना आदर्श मानकर ये सब कर रहे हैं? आदर्श? हमारे आदर्श हमारे देश के अमर शहीद वो वीर हैं जो हमसे पहले देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण अर्पित कर चुके हैं। और भगत भाई, दूसरा सवाल आपसे, क्योंकि आप हमेशा धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, फिर बताइए हमारे संघर्ष करने का मार्ग क्या है? लो जी, भरावा, मार्ग बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ धर्म के रास्ते। जनाब का कहना है कि धर्म किसी का पेट नहीं भर सकता। भगत भाई, फिर एक बात बताओ, आप जेब में ये भगवत गीता लिए क्यों घूमते हो? बताओ भगत। क्योंकि इससे बड़ा ज्ञान शायद ही किसी और किताब में हो। इसलिए गीता मेरे लिए पूजनीय है, बाकी किसी और धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि स्वामी विवेकानंद गलत थे? नहीं, समय अनुसार वही सही था। अब धर्म का रूप बदल चुका है और धर्म के ऐसे रूप की समाज को कोई जरूरत नहीं। और अब हमें अपने कार्यकलापों को इस धार्मिक मरुभूमि से ऊपर लेकर जाना होगा। और इसलिए मैंने पंडित जी से प्रजातंत्र संघ के स्थान पर दल का नाम हिंदुस्तानी समाजवाद प्रजातंत्र सेना रखने के लिए कहा था। और आज के बाद हमारा नारा होगा इंकलाब जिंदाबाद। बहुत, मुझे आशा है कि सभी ने भगत की बात को सुना और समझा हो। ठीक ही तो है, जो इस समय और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, वो इस युग में बिछड़ जाता है। और हमें बिछड़ना नहीं, हम जिस उद्देश्य को सामने रखकर चल रहे हैं, हमें उसे पाना ही होगा। और अगर उसे पाने के लिए हमें अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े, तो हम हंसते हंसते आजादी के इस हवन कुंड में अपने जीवन को स्वाहा कर जाएंगे। वाह, क्या बात है पंडित जी। सबसे बड़ी बात, स्वाधीनता हमारा उद्देश्य है और उसे प्राप्त करने का मार्ग हमने स्वयं निर्धारित किया और उसे स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। यदि आप लोग भगत की बात पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हमें सच में आजादी प्राप्त करनी है
तो हमें सबसे पहले अपने सोच और विचार से धर्म और जाति को अलग कर सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना होगा। और आप लोग यकीन मानिए, यदि हम ऐसा कर पाए तो आज नहीं तो कल हमारा लक्ष्य जरूर पूरा हो। हम स्वाधीन होंगे, हमारा अपना देश हो, हमारा जीवन जाने से पूरा होता है। तो आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि हमें इस जीवन से कोई मोह, ममता, प्यार नहीं। हम जब तक जीवित हैं, हमारी ये सांसें चल रही हैं, हमारी हर सांस सिर्फ और सिर्फ देश के काम आएगी। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ले कसम साथ में साथ मिलकर सभी, ले कसम साथ में साथ मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, धर्म कोई भी हो या जाति से हो विलग, धर्म कोई भी हो या जाति से हो विलग, ले कसम साथ में साथ मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। गलतियाँ जो हुई आपस में लड़े, गलतियाँ जो हुई आपस में लड़े, भूल कर भी अब हम कभी ना बटे, भूल कर भी अब हम कभी ना बटे, है सदियों पुराना इतिहास अपना, है सदियों पुराना इतिहास अपना, हम बार बार मिल हाथ दोहराएंगे, हम बार बार मिल हाथ दोहराएंगे। जो सोने की चिड़िया कभी उड़ गई, जो सोने की चिड़िया कभी उड़ गई, देश की एकता से वो फिर लाएंगे, देश की एकता से वो फिर लाएंगे। दुश्मनों की नजर जो पड़ी मुल्क पर, दुश्मनों की नजर जो पड़ी मुल्क पर, वो नजर फिर कभी ना उठ पाएगी, वो नजर फिर कभी ना उठ पाएगी। ले कसम साथ में साथ मिलकर सभी, ले कसम साथ में साथ मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। ले कसम साथ में, 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 ले कसम साथ में। विश्वनाथ जी, जी पंडित जी, आज आप जहाँ से जा ही रहे हैं तो मेरा एक जरूरी काम और कर दीजिए। क्या पंडित जी? मास्टर जी से कहना कि उन्होंने जो मेरी तस्वीर खींची थी उसे तुरंत नष्ट कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गोरा मुझे जीते जी पहचान ले। जी पंडित जी। मास्टर साबला मासा नमस्कार दे, अवश्य कहूँगा। पंडित जी, एक बात बताएंगे, आप सच में आजाद हो? क्या मतलब भगत? मतलब आपके माता पिता जी परिवार भारत! का? हमारे साथ रहते हो तो केवल हमसे ही मतलब रखो। पंडित जी, मैं तो बस इतना जान लो कि भारत माँ के अलावा हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और आज के बाद ये सवाल हमसे दोबारा ना किया जाए। न घर वालों को तुम्हारी बातों से कोई मतलब है और ना ही मुझे अपना जीवन चरित्र दिखवाना है। मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो है भारत माँ। बोल क्यों नहीं देती इस मन्नत के आगे? कैसे ही बातें हैं? अरे जब उसे हमारी फिक्र नहीं है तो हमें क्यों? हमारे साथ से बचिए या फिर आगे कुछ मत बोलिएगा। मैंने मन्नत मांगी है भगवान से। देखना, वो एक दिन जरूर
युवराज जी, कल हम हिंदुस्तान को क्या जवाब देंगे? आजाद कैसा था? ये चित्र धरोहर है आने वाली पीढ़ी के लिए, और इन्हीं चित्रों के लिए हम तरफ जाएंगे। लेकिन मास्टर जी, मैं आजाद को क्या जवाब दूंगा? कह देना मास्टर जी ने मेरी आंखों के सामने नष्ट कर दिया। आप बेफिक्र रहें, मैं इन्हें दीवार में चुनवा दूंगा। गोरे कभी इन्हें हाथ भी ना लगा पाएंगे। सदाशिव जी दादा। सच कहा जाए तो मास्टर जी ने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई और भाभी ने हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना। उनकी ममता और अपने प्रति भावुकता को देखकर कभी कभी सोचता हूँ कि जिसका मैं सगा बेटा नहीं, वो इतना भाव विभोर हो उठती है मेरे लिए, तो जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी अपनी जन्मदायिनी माँ का क्या हाल होता होगा मेरे पिता। 10 साल हो गए हैं माँ को देखे। कभी कभी 30 सी हो उठती है। शिव सोच रहा हूँ एक बार माँ के दर्शन करके शायद फिर अवसर मिले ना मुझे। दादा, दादा अवसर ईश्वर करेगा तो बहुत बार आएंगे, पर मेरा मानना है आपको चले जाना चाहिए दादा। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है दादा। बेटे का वियोग माँ से सदाशिव, छोड़ो इस बात, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। सभी का अनुमान था कि आजाद के माँ बाप घर बार कुछ भी नहीं है, मगर अब मालूम हुआ कि आजाद के माँ बाप घर बार सभी कुछ है, और उनके दर्शनों के सौभाग्य के लिए आजाद ने सदाशिव का चयन किया। सदाशिव हर्ष के मारे बोल ना सके। अरे क्या सोचने लगे भाई? मैं सोच रहा था मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो उस देवी के दर्शन करूंगा जिन्होंने आप 10,000 देश को दिया है दादा। लेकिन सदाशिव एक बात याद, मुझे तुम पर विश्वास है, ये बात किसी और तक नहीं पहुंची। मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगा दादा। दल में किसी कार्य से बाहर जाने की कहकर आजाद जी सदाशिव के साथ अलग अलग स्टेशन से गाड़ियां बदलते हुए अपने गंतव्य स्थान दाहोद स्टेशन पहुंचे, और वहां अपने पारिवारिक मित्र मनोहर लाल त्रिवेदी जी के साथ अपने घर के लिए प्रस्थान किया, जहां 10 साल बाद आजाद जी अपने माँ बाप से मिलने वाले थे। तो काका मैं घर जाऊं? नहीं बेटा नहीं, मैंने संदेशा भिजवा दिया है, बाबा आते ही होंगे, और तुम दोनों को तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। लगता बाबा आ गए। दादा, दादा, दादा,
अगर महान साहसी आजाद भी अपने माँ बाप की इस प्रेम विरह दशा में उनसे जुदा लेने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार आजाद को ढूंढने के लिए नदियों में जाल, कुओं में बांस डाल रही थी। आजाद को डर था कि कहीं उनके कारण उनके बूढ़े माँ बाप न फंस जाए, इसीलिए न चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को दिलालगिरी देकर उन्होंने भावरा गांव छोड़ दिया और उनके अपने माँ बाप से आखिरी मुलाकात की। इसके बाद जीते जी वो कभी अपने माँ बाप से ना मिल सके। दूसरी ओर सरकार मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सत्याग्रह तथा क्रांति को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल असेंबली में पेश करने जा रही थी, जिसको लेकर भगत सिंह बहुत गंभीर थे। वो इस बिल को असेंबली में पास होने से तो नहीं रोक सकते थे, मगर हाथों में हाथ धरे बैठे रहना भी भगत सिंह की फितरत नहीं थी। मैं मानता हूं कि हम बिल को नहीं रोक सकते, मगर आजादी के विचार जो हमारे दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उन विचारों से, आग से तो लोगों को परिचित कराया जा सकता है ना। आप पर कैसे भगत? असेंबली में बम फेंक कर। क्या? क्योंकि पहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। नहीं भगत, दल की सैद्धांतिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए खुद को पकड़वाए जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ। और कभी पकड़ लिए जाओ तो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर फांसी के फंदे पर शाम से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतना जरूरी है तो असेंबली में बम फेंकने बैठ जाओ। दादा ना पटी जी ना, आपको तो हम जाने नहीं देंगे। आप इस दल के प्राण हो और बिना प्राण जीवन का क्या मतलब? भगत, शरीर के किसी भी अंग को चोट लगती है तो कष्ट पूरे शरीर को पहुंचता है और प्राण भी उससे अछूते नहीं रहते। पंडित जी, क्या हुआ? रश्मि को पुलिस वालों ने पकड़ जेल भेज दिया है। क्या? नहीं, मैं रश्मि को जेल में नहीं रहने दूंगा। पागल है वो, जिंदा लाश बन गई है। कहती है भैया, आपको मेरी सौगंध, मेरे लिए आंसू मत बहाइएगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन वीर गति को प्राप्त कर इतिहास में अमर हो जाएगी। नहीं, रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भैया, आपको मेरी सौगंध, मेरे लिए स्वयं को खतरे में मत डालिएगा। अपना ख्याल रखना। और क्या पंकज? आजाद भैया से पूछना कि मैंने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया या नहीं, और भैया से एक बात अवश्य कहना, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, तो मुझे स्वाधीनता की आधारशिला बनने से ना रोके। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कायर नहीं है। पंकज, रश्मि एक वीर लड़की और देश को ऐसी वीरांगनाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन नहीं, मैं रश्मि को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे सुना आप लोगों ने? सुना? वो अंग्रेजों ने ना वीरांगना रश्मि को मार डाला। वीरांगना रश्मि शहीद हो गई। रश्मि नहीं रही, रश्मि नहीं रही, रश्मि नहीं रही, नहीं रही रश्मि। क्या हुआ रश्मि को? रश्मि नहीं रही। क्या? भारत माँ ने अपनी स्वाधीनता के आधार के लिए एक और शिला की मांग की और वो उसे रश्मि के रूप में मिली। वो एक महान लड़की, भारत उसे हमेशा याद रखेगा। वो अमर हो गई
हमारे लिए एक आदर्श बन गए, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देखना, ये लौ जो जगाई है उस देवी ने, अब दावानल अंग्रेजों को भस्म कर देगी। वीरांगना रश्मि अमर रहे, 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 वीरांगना रश्मि भारत के नवयुवकों में उनके इस कार्य के बाद जो मर मिटने की भावना उत्पन्न हुई, उसे शब्दों में कहना असंभव होगा। आजाद को भी मानना पड़ा कि अल्प शक्ति और साहस में भगत सिंह ने जो अद्भुत और आश्चर्यजनक श्रेय प्राप्त किया, वो उनकी बुद्धिमानी का ही कमाल था कि अब देश का हर एक बच्चा भगत सिंह बनना चाहता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके कारण पंजाब में उपद्रवों की संख्या और भी बढ़ गई। पंजाब को देखकर अन्य राज्यों में भी अंग्रेजों पर हमला होने लगा। इसी बीच झांसी में रश्मि के शहीद होने के बाद जो आग सुलग रही थी, वह 3 उच्च स्तरीय अफसरों को मारकर शांत हुई। मगर क्रांतिकारियों के लिए ये वर्ष कुछ अधिक ही बलिदान की मांग कर रहा था। एक के बाद एक सरकार पुराने केस खोलने लगी। स्थान स्थान पर धरपकड़ प्रारंभ हो गई। पंडित जी, जय गोपाल और हंसराज बोरा मुखबिर बन गए हैं। और क्या? यशपाल ने वायसरॉय की गाड़ी पर दिल्ली में बम फेंक दिया। साला वायसरॉय तो बच गया, लेकिन पंडित जी कुछ कर्मचारी मारे गए। कोई सुने मेरी तब ना, सबको बस मरने और मारने की पड़ी। मैंने भगत से कहा था कि असेंबली में बम फेंकना मूर्खता है, मत फेंको, लेकिन नहीं मानते। और अब यशपाल ने साला कर्मचारियों को ही उड़ा दिया। सबकी सब जोश में होश खो बैठे हैं। भगवती भाई, आप बम बनाइए। सबसे पहले भगत को छुड़ाना बहुत जरूरी है। क्या? हाँ। भगवती आज बम बना तो मारे गए दादा। और मुखबिर ने बताया कि सुखदेव को जेल में बहुत याद है।
करूं? अपनी कमजोर आत्मा और प्राणों से विवश हो गए होंगे। सुना है कि भगत सिंह भी मुखबिर बन गया है। उसने सारे लोगों की पोल खोल दी। तुम्हारे पास इस बात का सबूत? पता था मुझे तुम यही कहोगे। ये लो, पढ़ो आज के अखबार। मुखबिर भगत सिंह। साले अंग्रेजी कुत्ते, और किसी की बात की होती तो मैं मान भी लेता, किंतु आजाद और भगत जिन्होंने इस पौधे को लगाने में अपने प्राण की बाजी लगा दी, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। साले अंग्रेजी कुत्ते, मेरी हर कोशिश व्यर्थ है। मैं तो वो पत्थर हूं जिस पर वर्षा और गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे सुखदेव और भगत पर पूरा विश्वास है। मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। दादा, शिव और बाबा गया प्रसाद सहारनपुर में बम बनाते पकड़ लिया गया। राजगुरु बाबू को पुणे से गिरफ्तार कर ली। सुना साले अंग्रेज उन्हें फांसी देना चाहते। दादा, पूरा दर्द छीन हो गया दादा, पूरा दर्द छीन हो गया। अब क्या होगा दादा? कुछ नहीं होगा। मैं जीते जी अपने साथियों को फांसी के फंदे पर नहीं झूलने दूंगा। दुर्गा भाभी, मैं गई थी गांधी जी से मिलने, किंतु उन्होंने कहा कि दुर्गा, मुझे भगत से सहानुभूति है, मगर मैं हिंसा का साथ नहीं दे सकता, और इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दादा, अब क्या होगा दादा? अभी एक और रास्ता बाकी है। मैं भगत को छुड़ाने के लिए जी जान एक कर सकता हूँ, और अगर उसके लिए मुझे नेहरू जी के सामने भी हाथ जोड़ने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन दादा, वो तो मैं आतंकवादी के नाम से बुलाते हैं। आतंकवादी आजाद मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, हमें अंदर भेजिए। नमस्ते पंडित जी। स्वागत है आजाद, स्वागत है। आनंद भवन में तुम्हारा स्वागत है। तो हिंसा के रास्ते से आज अहिंसा का रास्ता कैसे चुन लिया? रास्ता कोई भी हो पंडित जी, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। और आप जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं भी तो उसी उद्देश्य के लिए अपने साथियों के साथ हिंसा का सहारा ले रहा हूँ। आपका उद्देश्य, और क्या है आपका उद्देश्य? खुलेआम पुलिस अफसरों को गोली मार देना, चलती ट्रेन में सरकारी खजाने पे डालना, वॉइस रॉय पे गोली चला देना, और भरी असेंबली में लोगों के ऊपर बम फेंक देना, यही है आपका उद्देश्य? नहीं पंडित जी, बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारने का नहीं। हमारा या हमारे साथियों का उद्देश्य तो सिर्फ अपने आजादी के विचारों से जनता को अवगत कराना था। और आपके वही विचार आपको आतंकवादी की श्रेणी में लाते। ठीक है, अगर देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए हम हिंसा का सहारा ले रहे हैं, और आप उसे आतंकवाद का नाम देते हैं, तो मैं मानता हूं कि मैं एक आतंकवादी ही हूं। खैर छोड़िए, वक्त कम है और मुझे कांग्रेस की मीटिंग में भी जाना है। तो बताइए, क्या चाहते हैं आप मुझसे? पंडित जी, अपने साथियों की रिहाई। वो तो असंभव है। तो कम से कम उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में ही बदलवा दीजिए। देखो आजाद, अंग्रेज लोग तुम लोगों से खार खाए हुए, सो ये भी इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन आप और गांधी जी चाहें तो ये इतना असंभव भी नहीं है। पर संगीन जुर्म है। आपकी बात अंग्रेज टाल नहीं पाएंगे। ओके, आई विल ट्राई। जितना हो सकेगा
मैं हर संभव कोशिश करूंगा। नेहरू जी, हमारी जमानत कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में इंकलाब लाने के लिए हमें मरना ही होगा, और तभी लोग स्वीकारेंगे कि सर उठाने के लिए कभी कभी सर कटाना भी पड़ता है। हाँ, अगर कुछ करना ही है तो एक काम जरूर कर देना, लेनिन की जीनी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सुना तुमने? सुना? मैंने यतीन्द्रनाथ दास को रिहा कराने के लिए सरकार को पत्र लिखा, और ये भगत भावुकता और जोश का बयान है ये पंडित जी। भावुकता और जोश, ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन है। और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं इनके लिए सरकार से सिफारिश करूं? हाँ पंडित जी, क्योंकि मेरे साथी मेरे दल की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके बिना क्रांति के मकसद को कैसे पूरा किया जाए? क्रांति के मकसद आप और आपके ये साथी। देखिए पंडित जी, मैं आपसे इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरा आपसे सिर्फ इतना बड़ा अनुरोध है कि भगत सिंह और बाकी साथियों को कैसे भी बचाया जाए। मालूम है आजाद, तुम नौजवानों की प्रॉब्लम क्या है? तुम तो हमारे इस देश को आजादी नहीं मिली। नहीं पंडित जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का अनुभव अगर मिलकर इस क्रांति के पौधे को सींचेगा तो एक नए भारत का सवेरा होगा, स्वाधीन भारत, अपना भारत। और आप यकीन मानिए, गांधी जी, कांग्रेस और आपके आजादी के लिए किए गए योगदान को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाए। और जहां तक आप सर्वे सर्वा की बात करते हैं, तो सर्वे सर्वा तो गांधी जी और आप ही हैं, और आप ही रहेंगे। उस दिन आजाद और नेहरू जी में कई बार तनातनी हुई, मगर कारण आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। दोनों की बातों में तर्क वितर्क का दौर चलता रहा। कुछ लोगों का कहना है कि आजाद नेहरू जी से मिलकर आनंद भवन से सीधे अल्फ्रेड पार्क गए, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि आजाद 2 दिन बाद अल्फ्रेड पार्क गए। भले इतिहास में इस बात पर 2 मत, मगर एक मत पर सब लोग सहमत हैं कि आजाद और नेहरू जी की आखिरी मुलाकात थी। पंडित जी, पुलिस आपको कुत्तों की तरह तराशती है। आप नेहरू जी की बात मानकर ऐसा क्यों नहीं चले जाते? नहीं सुखदेव सर, परिस्थितियों से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, वरन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता, पलायन करना कायरता कहलाता। और मैं कायर बनकर रहना नहीं चाहता, तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। मगर पंडित जी, वक्त की नजाकत तो किसी बैठो सुखदेव। देवराज, इस मिट्टी को अपने हाथों से छुओ और इसकी महक, इसके अपनेपन को महसूस करो। तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो तुम अपनी माँ की गोदी में ही बैठे। तो बताओ फिर क्या कोई इलाज अपनी माँ की गोदी को छोड़कर जाना चाहिए? इसलिए मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी मिट्टी के लिए ही लड़ूंगा। सुखदेवराज, निकलो यहाँ से। भागो पंडित जी, आप भागो यहाँ से। सुखदेवराज, भागो।
बसंती चोला है माई मोरे मेरा रंग बसंती चोला मेरा बसंती चोला बसंती चोला है माई मोरे मेरा रंग बसंती चोला। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे। उस वृक्ष के नीचे तने के इर्द गिर्द झंडियां बांधी गई। लोग उस धान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भर के ले जाने लगे। समूचे शहर भर में आजाद के बलिदान की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे शहर भर में जबरदस्त तनाव हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। सरकारी प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ होने लगी। फिर अगले दिन आजाद जी की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की सारी मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था मानो इलाहाबाद की जनता के रूप में पूरा हिंदुस्तान नम आंखों से अपने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, जहां इतना प्यार, इतना सम्मान आजाद जी के बलिदान के बाद सरकार ने और देशवासियों ने उन्हें दिया, वहीं उतना ही दुर्व्यवहार सरकार और देशवासियों ने उनकी मां के साथ किया। और उनका दोष बस इतना भर था कि वो वीर शहीद आजाद की मां थी। उस वीर सपूत को जन्म देने वाली मां को लोग डकैत की मां कहकर संबोधित करने लगे। आजाद के बलिदान के बाद उस मां को किसी ने आश्रय ना दिया। वो मां बेचारी गांव-गांव, गली-गली भटकती और सबसे बस एक ही सवाल करती, कौन था आजाद? अरे देखो देखो, चंदू डकैत की मां जा रही है। अरे देखो डकैत की मां, चंदू डकैत की मां, ये बुढ़िया डकैत की मां है। चंदू डकैत था।
क्या मैं डकैत की माँ हूँ? माई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। माई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। अंत समय तक ना हारा, अंत समय तक ना हारा। तेरे आंचल का ही वो प्यार था। माई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। बेटा, भूख लगी है, रोटी मिलेगी कब? और माई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। अंत समय तक ना हारा, अंत समय तक ना हारा। आजाद उसका नाम था, आजाद उसका नाम था, आजाद उसका नाम था। खूह से करते हैं बयां, खूह से करते हैं बयां, अंदाज़े आज़ाद दास्तां। खूह से करते हैं बयां, अंदाज़े आज़ाद दास्तां। अब न समझे आजाद को तुम, अब न समझे आजाद को तुम, तो वतन मुश्किल में है, तो वतन मुश्किल में है।
अब हम पात्रों का परिचय कराते हैं। अमित सर। जय हिंद, मैं अमित कर। नमस्कार, मेरा नाम कुशाक है। नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा। मेरा नाम सोनू यादव। नमस्कार, मेरा नाम राजा। नमस्कार, मेरा नाम नितिन चौहान। नमस्कार, मेरा नाम जयकारा। नमस्कार, मैं रोशन शाह। मेरा नाम दिव्यांशु है। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान खिलाड़ी। नमस्कार, मेरा नाम मयंक दवे है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार पाल। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता नील है। नमस्कार, मेरा नाम विभाष राज है। मेरा नाम गौरव पुत्राल है। मेरा नाम अयान दीवान है। नमस्कार, मेरा नाम मधुकर त्रिपाठी है। नमस्कार, मैं नितिन परिहार। नमस्कार, मेरा नाम वीणा बाबू। अब एक और है हमारे रुपेश राय, जिन्होंने का कैरेक्टर इस नाटक के राइटर एंड डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हमारे एक मुख्य कैरेक्टर चंद्रशेखर। जिन्होंने आजाद किया है।